75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कि 100 साल का जब आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एक्ट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एक्ट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थी अंग्रेजों की दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है, किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं, ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई 1941 से 1951 के बीच में, और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान, जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली को आके अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी, उस वक्त यहां की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है।
ये जो ग्रोथ है इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहां पर रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है और उस वक्त की केंद्र सरकार के लिए शायद ये संभव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के आंकड़े इकट्ठा करें, क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है। लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है, जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993-94 से दिल्ली की एसजीडीपी उसके आंकड़े हैं, 1993-94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रुपए थी, लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993-94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,976 रुपए थी, 18,967 रुपए थी स्थिर मूल्यों पर, जो 19-20 में 2,74,671 पहुंच चुकी है। 93-94 में 18,967 से आज हम 2,74,671 की पर कैपिटा इनकम पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली जो है इस पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्यों पर देश में नंबर 2 पे है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली का पर कैपिटा इनकम। 2020-21 के दौरान दिल्ली की एसजीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92% और स्थिर मूल्यों पर 5.68% की कमी देखी गई। कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए, ये उसका असर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों को के जीवन स्तर को, उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने सदन के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं और इस पर काम कर रहा हूं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे हुए नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। इसको संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी। ये एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन मुश्किल लक्ष्य ही से तो इस विधानसभा ने बहुत काम किए पिछले 7 साल में, ये भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में जिस तरह केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह पानी के 0 बिल आए हैं, बिजली के महंगे बिल की जगह 75% आबादी के बिजली के बिल 0 आए हैं, बच्चों की महंगी एजुकेशन की जगह सरकारी स्कूलों में 0 खर्च पर शानदार एजुकेशन मिल रही है और खासतौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा 0 हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं 2020-21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट सदन के समक्ष रखता हूं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तावित है, जबकि बी में हमने इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59,000 करोड़ रुपए का आरई पिछले साल में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 टाइम्स अधिक है, परसेंट अधिक है और 59,000 रुपए के आरई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत हैं। आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16,930 करोड़ रुपए से घट के 12,785 करोड़ रुपए आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो कैपिटल वर्क्स में धीमापन आया, कई महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है। इसी तरह आरई में एस्टेब्लिशमेंट अदर एक्सपेंडिचर के तहत इस साल बी में 35,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना संबंधी व्यय।
रिवाइज एस्टीमेट में 2020-21 में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बी में इसके लिए 25,900 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। महोदय, एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके जरिए हमने अपने बकाया ऋण को मार्च 2020 तक 31,135 करोड़ रुपए रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014-15 में 5.90 से घटकर वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 3.74% हो गया है, 3.74% हो गया है। 2020-21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का लोन जीएसडीपी रेशो देश के बाकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है, सबसे ज्यादा। और ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़े हैं वो भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूं। वर्ष 2020-21 के दौरान आरई में 891 करोड़ 87 लाख 40 हजार रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014-15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुनी से अधिक है। 69। यह जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्ली वासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारे सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय, ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। यानी सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो पर हेड प्रति व्यक्ति सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो 19,216 रुपए था, 18 रुपए था 2015-16 में, और इस साल 33,173 रुपए हो जाने की इसकी उम्मीद है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल, एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बी में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बी में वर्तमान वर्ष के बी की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से दोगुना हो चुका है। तो 2014-15 में जो कैपिटल वर्क था उससे आज हम दोगुने पे हो गए हैं। तो कैपिटल वर्क में भी काफी, दिल्ली की तरक्की में काफी आगे बढ़ी है चीजें। 2021-22 का प्रस्तावित बजट जो 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपए के बी से 6.15% अधिक है और आरई, जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आरई है, उससे 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से 43,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व से आएगा, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से, स्मॉल सेविंग लोन से, 1,000 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन से, 2,088 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से
और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,367 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,298 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट बीटीए के रूप में होंगे। इसके अलावा स्थानीय निकायों को 1805 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के हिस्से में उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार इस प्रकार स्थानीय निकाय के बजट अनुमान 2021-22 में 6,172 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021-22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, उनका विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 21-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देशभक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देशभक्ति की एक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन बान शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कार्यक्रम, भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जिए कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सबको जीना सिखा जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा, पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी के 75वें वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा, विजय विश्वजीत तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरा प्रस्ताव है कि हम इस महान अवसर पर, उत्सव के इस अवसर पर अपनी दिल्ली के आसमान को, पूरे आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सबने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने।
200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने एनएसयूटी में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम इन 500 तिरंगों के साथ अध्यक्ष महोदय, इन 500 तिरंगों के साथ, आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पर बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पर दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए, वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। देश की 95% आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमारी आजादी के मत वालों ने कल्पना की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को, जो स्कूल से बाहर किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू किए जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवाने ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का, उसे पूरा करने के लिए देश का हर एक युवा आगे आए और अपने से अगली पीढ़ी के बच्चों को एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए। एक और क्रम, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष, अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए, प्राचीन भारत में हुए हमारे
मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर उस वक्त जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाकर अनुसंधान कर लिया था, जैसे हम आज की परंपरागत भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आज तक समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजलिस के वीडियो देखे हैं, जहां पर हजारों लोग हर सप्ताह ध्यान करने के लिए पार्कों में उमड़ के आते हैं। हर सप्ताह समाज में परंपरा बनी हुई है। हमारे यहां 1-2 दिन के कार्यक्रम के रूप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो चलते देखे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर समाज को जोड़ के निरंतर रूप से ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना नहीं रही है, जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बाद भी एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए मैं अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिंदुस्तान में भारतीय गीत संगीत और कलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें साल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल की आजाद यात्रा और 100 साल तक के सपने पर रखा जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। दिल्ली सरकार का, अध्यक्ष महोदय, हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध हो। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। अब आजादी की हीरक जयंती हम मना रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों के सम्मान को कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि हम अपने पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। और ये कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 2021-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है और मैं समझता हूं कि ये, जैसा मैंने कहा कि 100 साल की दिल्ली, 100 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा, उसकी आधारशिला है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात करूंगा। 2020 का वर्ष ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 2020 का साल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हो गया। दुनिया में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोरोना के समय लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। ये नए मिजाज की दुनिया है, इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है और कानूनी बात नहीं मानने का जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। लेकिन इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि जैसे शायर ने पहले लिखा, शायद दिल्ली सरकार भी जाने अनजाने में इसकी पहले से तैयारी कर रही थी। हमने शिक्षा के साथ साथ हमेशा इस सदन से बजट पास किया है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने पर, उसको आधुनिकतम बनाने पर, उसको हर आदमी को सहजता से उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने अनजाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसके लिए तैयारी की जा रही थी। और हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया, उसकी प्रगति में शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान इसके प्रबंधन को सफल बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार, और कुल मिलाकर 17 डिस्पेंसरी थी। अध्यक्ष महोदय, आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, 181 एलोपैथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 27 पॉलीक्लिनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 46 आयुर्वेदिक यूनानी केंद्र हैं,
22 यूनानी केंद्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 डे शेल्टर होम्स हैं मेडिकल के लिए, 311 नाइट शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लिनिक्स लगी हुई हैं और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य को देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की खूब सेवा की और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी में नियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरू करवाया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरू करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना, एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में यह सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं जौलापुरी, सरसपुर, माधीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बुराड़ी में, संजीव भाई बैठे हैं, बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले साल से अपना काम करना शुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी की छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े आम आदमी को, इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की एक नई अवधारणा शुरू की थी। आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं एक और इसी दिशा में, इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब यह जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास, उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके बहुत नजदीक, उसके पास विमेन रोग स्पेशलिस्ट हो, महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उसको उपलब्ध हों और संबंधित बीमारियों की टेस्ट और उसकी दवाइयां भी वहां पर निःशुल्क उपलब्ध हों। पहले चरण में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और इनको क्रम से बढ़ाकर हर वार्ड में कम से कम 1 क्लिनिक तक हम लेके जाएंगे।
अपनी आधी आबादी को सम्मानपूर्वक स्वस्थ रखने की दिशा में 75 साल की आजादी के इतिहास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूं यह होगा। और इस कदम को उठाने के लिए 75वीं सालगिरह से बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से 75वें वर्ष में की जा रही है। वो है दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्थापित किया जाएगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का, उनके इलाज का, उनकी टेस्ट रिपोर्ट का, उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटाबेस इस HIMS में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा। उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो बस्ते लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास उपलब्ध होगा। ये सारी सूचनाएं वहां पर डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि में लागू करेंगे, HIMS से जोड़ेंगे और उसको जियो टैगिंग के जरिए रोगियों की पहचान और ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। और इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो परिवारों की आनुवंशिक बीमारियां हैं उसका रिकॉर्ड भी फिर हर डॉक्टर के पास में अपने पास आने वाले हर एक मरीज के बारे में पहले होगा। उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कराई थी, दिल्ली के फरिश्ते। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई, पूछताछ नहीं होती, उसको 2000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और इसकी खूब तारीफ हो रही है चारों तरफ। इस योजना को भी और जोर से। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है, जैसे कि MRI होना है, CT स्कैन होना है और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराए जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको 1 महीने से ज्यादा के समय की मिल रही है तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है। ये योजनाएं आगे भी अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेंगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हर एक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, और आजादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय, मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज जब वहां कहां खड़े हैं और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, आजाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहां पहुंचना है। इस संबंध में आजाद देश की राजधानी 100 साल में कहां पहुंचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5,691। महोदय, शिक्षा पर किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उससे बड़ा रिकॉर्ड यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास कर ली। इस बार एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग की रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकार। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने
नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हमने इंटरनेशनल इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जो जिन्हें हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2000 रुपए प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए और अपनी क्लास और अध्यापक लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और उससे ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम करने का उसको अभ्यास हो। इनमें से सफल आइडियाज जो होंगे उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भी एंटरप्रेन्योरशिप की लगाएंगे हम और जो अच्छे आइडियाज होंगे उनको अवार्ड भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल अकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास के लिए पाठ्यक्रम के आधार नए पाठ्यक्रम के आधार पर सिलेबस तैयार करने का जो काम है वो चल रहा है, वो अंतिम चरण में है और इस साल जारी की गई नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसे स्कूल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा माना गया है। हमें खुशी है कि दिल्ली सरकार के पिछले बजट में नई शिक्षा नीति के आने से पहले हमने इसकी घोषणा की थी और आज हम अर्ली चाइल्डहुड को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नए सिलेबस में प्राइमरी क्लास से ही बच्चे को रटने की जगह उसके व्यक्तित्व विकास पर जोर देने का सिलेबस बना रहे हैं। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड, इसकी घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कैबिनेट में अप्रूवल के बाद। अपना शिक्षा बोर्ड शुरू करने के पीछे भी मकसद ये है कि अभी तक जो पढ़ाई रटने के आधार पर होती थी उसे बच्चों की अपने विषयों की समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके। दिल्ली कैबिनेट ने इस 2021-22 बजट पेश कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इसको क्रांतिकारी बजट बताया। आपको बता दें कि कुल 69,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट है ये, जिसपे 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का ये लक्ष्य है, जो कि एक टफ टास्क है, चुनौती के तौर पर इसको लिया है। और साथ ही साथ वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बजट देशभक्ति थीम पर आधारित बताया और 7वां बजट है ये। आज़ादी के 100 वर्षों यानी कि 2047 तक का विजन कैसा होगा उसकी तैयारी अब हो रही है। दिल्ली कैसी होगी 2047 में। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि आज़ादी की 75 साल की दहलीज पर है पूरी दिल्ली में देशभक्ति के जो कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए जाएंगे 75 हफ्तों तक।